आज हम बात करने जा रहे हैं एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस की बात करने जा रहा हूँ मैं। एटॉमिक रेडियस में क्या होता है? द डिस्टेंस। ये क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन। ये क्या होता है? एटॉमिक रेडियस द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल। न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के दरमियानी फासले को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ठीक है ना। ये न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के दरमियानी फासले को क्या कहते हैं? हम एटॉमिक रेडियस यानी कि आर कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ठीक है ना। यूनिट क्या है एटॉमिक रेडियस का? एटॉमिक रेडियस का यूनिट है जी पिकोमीटर, नैनोमीटर और आंगस्टन। पिकोमीटर का मतलब क्या है? पिकोमीटर की वैल्यू क्या होती है? 10⁻12 मीटर। नैनोमीटर की वैल्यू क्या होती है? 10⁻9 मीटर। और आंगस्टन की वैल्यू क्या होती है? 10⁻10 मीटर। ठीक है ना। और इसकी एग्जांपल में कार्बन इसकी एग्जांपल ले लो जी। कार्बन यानी कि दो कार्बन के एटम्स ले लो जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये दो कार्बन के एटम्स हैं, एक ये वाला कार्बन का एटम है और एक ये कार्बन का एटम है। ये दो सेम कार्बन के एटम्स हैं और इन दो सेम कार्बन के एटम्स के जो उनसे दो सेम न्यूक्लियसिस हैं, इन दो सेम न्यूक्लियसिस के दरमियानी फासले को हम क्या कहते हैं? ठीक है ना। दरमियानी फासले के हाफ को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। यानी कि इसका हाफ ले लो, यानी कि यहाँ से इस तरीके से, ज़ाहिरी सी बात है कि सर्कल है ना, तो सर्कल के सेंटर से सर्कल है ना, सर्कल के बिल्कुल सेंटर से फासला आप सर्कल की सरकमफ्रेंस तक लोगे ना, वो सेम ही निकलेगा। ठीक है, समझ आ गई आपको? अब उसके बाद आगे की बात, ठीक है ना, समझ आ गई आपको? यहाँ पर सर्कल या ये जो सा है ना, इसको हम कहेंगे ये क्या है? ये एटॉमिक रेडियस है। ये क्या है? ये आर है, एटॉमिक रेडियस। ठीक है ना। यानी कि दो कार्बन, दो सेम एटम्स के अंदर जो उनसे दो सेम न्यूक्लियसिस हैं, उन दो सेम न्यूक्लियसिस के दरमियानी फासले के हाफ को हम क्या कहते हैं? ये एटॉमिक रेडियस है। किसका? उसी सेम एटम का, यानी कि कार्बन एटम का। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? ये है जिसकी दूसरी वाली डेफिनेशन कि द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि हाफ है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस। किसका हाफ ऑफ द डिस्टेंस? द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस के दरमियानी फासले का हाफ डिस्टेंस क्या कहलाता है? एटॉमिक रेडियस। द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सेम न्यूक्लियस व्हेन टू सेम एटम्स आर कोवलेंटली बॉन्डेड। जब दो सेम एटम्स आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड हों, ठीक है ना, जब दो सेम एटम्स आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड हों ना, तो दो सेम न्यूक्लियस के दरमियानी फासले के हाफ को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस कहते हैं। इसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे? इसकी मेजरमेंट करने के लिए एक्सरेज बनाई गई हैं और स्पेक्ट्रोस्कोपिक बनाई गई है। एक्सरेज में हम ब्रैग्स इक्वेशन का यूज़ करते हैं। एक्सरेज में हम क्या करते हैं? ब्रैग्स इक्वेशन का यूज़ करते हैं। ब्रैग्स इक्वेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, ब्रैग्स इक्वेशन का हम यूज़ करते हैं एक्सरेज में। फिज़िक्स में आपने पढ़ी होगी शायद ब्रैग्स इक्वेशन। और स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं? हम लाइट की मदद से किसी भी एटम का एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए से हम लाइट की मदद से किसी भी एटम का एटॉमिक रेडियस निकालते हैं। और एक्सरेज के थ्रू हम पहले एक्सरेज डालते हैं उस एटम के ऊपर के जिसका हमने एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करना है, और फिर उसके बाद ब्रैग्स इक्वेशन जो कि आपने पढ़ी होगी फिज़िक्स में, उसका इस्तेमाल करते हुए एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करते हैं उसी एटम का कि जिस एटम के ऊपर आपने एक्सरेज गिराई हैं। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? अब हम उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल की बात करने जा रहा हूँ मैं। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल की बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो पीरियड की बात कर लेता हूँ। पीरियड की बात करता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है ना,
पीरियड में लेफ़्ट टू राइट एटम का साइज़ कम होता जाता है, यानी कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर है जी तीन इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कितने होंगे, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 होंगे। पीरियड में क्या हो रहा है, पीरियड में लेफ़्ट टू राइट एटम का साइज़ कम हो रहा है, ठीक है ना, जिसकी वजह से एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। पीरियड में लेफ़्ट टू राइट एटम का साइज़ कम हो रहा है, ठीक है ना। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर होता क्या है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स विच प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना, उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। जैसे ही प्रोटॉन्स की तादाद न्यूक्लियस के अंदर बढ़ जाती है ना, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाती है वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। जैसे ही न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ बढ़ती है तो वो कांस्टेंट नंबर ऑफ शेल्स को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ अट्रैक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से एटम का साइज़ बड़े से और छोटा और छोटा और छोटा होता चला जाता। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है जी एटॉमिक रेडियस किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट हों न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है हमें पता कैसे चलेगा, हमेशा याद रखना कि एटम के अंदर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज, कि कितना न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए, जो कि शेल्स के अंदर मौजूद है। अब क्या होगा, जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा ना, उसी स्ट्रेंथ के साथ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ताकत उसकी ज़्यादा होगी। यानी कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज़्यादा कम पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो, इलेक्ट्रॉन की तादाद से। इलेक्ट्रॉन की तादाद यहाँ पर आपको 3 नज़र आ रही है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद भी कितनी होगी, 3 होगी। यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, +3 होगा। इसी तरीके से यहाँ पर कितना चार्ज होगा न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, हमेशा याद रखना प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन की तादाद के इक्वल होगी। 4 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, +4। इसी तरीके से यहाँ पर न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज होगा, +5। न्यूक्लियस की जो सी अट्रैक्ट करने की सलाहियत है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, वो पीरियड में लेफ़्ट टू राइट बढ़ती जा रही है, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर जो सा पॉजिटिव चार्ज है वो हर बार 1 गुना बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक तो नंबर ऑफ शेल भी 2 हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ़ शेल भी कांस्टेंट, नंबर ऑफ़ शेल्स में इलेक्ट्रॉन की तादाद एक एक करके बढ़ती जा रही है, जिसके नतीजे में न्यूक्लियस के ऊपर जो सा पॉजिटिव चार्ज है वो भी एक एक करके इंक्रीज़ होता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस की जो सी स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या करेगा, इन कांस्टेंट नंबर ऑफ़ शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता चला जाएगा। यहाँ पर भी न्यूक्लियस ने कांस्टेंट नंबर ऑफ़ शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट किया, तो एटम का साइज़ और कम हो गया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर न्यूक्लियस ने कांस्टेंट नंबर ऑफ़ शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है ना वो +5 हो गया, बढ़ गया, जिसकी वजह से एटम का साइज़ और बढ़ गया, ठीक है ना। यही है, और कम हो गया, ठीक है ना। पीरियड में एटम का साइज़ क्यों कम हो रहा है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है, जिसकी वजह से डिक्रीज़ एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज़ हो रहा है पीरियड के अंदर। इसकी 2 वजूहात है। पहली वजह तो ये है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़, क्योंकि जो सा न्यूक्लियर चार्ज है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, न्यूक्लियर का मतलब क्या है, न्यूक्लियस चार्ज का मतलब है चार्ज। न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज इफेक्टिव चार्ज है ना, उसकी जो सी न्यूक्लियस के ऊपर जो सी इफेक्टिव चार्ज है
वो बढ़ता चला जा रहा है हर बार, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। नंबर ऑफ़ शेल चूँकि कांस्टेंट ही रह रहे हैं तो न्यूक्लियस का करेगा हर बार, चूँकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, तो हर बार न्यूक्लियस कांस्टेंट नंबर ऑफ़ शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता चला जाएगा, करता चला जाएगा, करता रहेगा, जिसकी वजह से एटम का साइज़ हर बार कम होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। अब सेम एंड नंबर ऑफ़ शेल, नंबर ऑफ़ शेल भी यहाँ पर सेम रह रहे हैं, जिसकी वजह से एटम का साइज़ कम हो रहा है। होता ना कि अगर यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेल बढ़ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाते, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते जब एक और शेल आया था तो एटम का साइज़ बढ़ जाता, ठीक है ना, एटम का साइज़ बढ़ जाता, पहले जितना ना रहा था। चूँकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेल भी कांस्टेंट रह रहे हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एटम का साइज़ कम हो रहा है, क्योंकि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट ना तो नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होते हैं, कांस्टेंट नंबर ऑफ़ शेल रहते हैं। कांस्टेंट नंबर ऑफ़ शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो उनसे होते हैं वो एक एक करके बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर उनसे प्रोटॉन्स की तादाद वो भी एक एक करके बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का जो उनकी ताकत है वो हर बार बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। और न्यूक्लियस हर बार चूँकि उसकी ताकत बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, तो हर बार न्यूक्लियस इन कांस्टेंट नंबर ऑफ़ शेल को अपनी तरफ हर बार अट्रैक्ट करता चला जाएगा, करता चला जाएगा, जिसकी वजह से एटम का साइज़ हर बार कम होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, ठीक है ना। अब ग्रुप में क्यों एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, ठीक है ना, ये पीरियड की बात मैंने कर दी। अब ग्रुप में ऐसा क्यों होता है, ये ग्रुप में इस तरह से होता है कि ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में इंक्रीज़ होता है एटॉमिक रेडियस, इंक्रीज़ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ शेल, क्योंकि ग्रुप में नंबर ऑफ़ शेल क्या हो रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, नंबर ऑफ़ शेल बढ़ रहे होते हैं। ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में ये हो रहा होता है, ग्रुप में हर बार नंबर ऑफ़ शेल बढ़ रहे होते हैं। इधर आगे 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2, हर बार नंबर ऑफ़ शेल बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की तादाद भी बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से एटम का साइज़ भी बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। जैसे एटम का साइज़ बढ़ता चला जाएगा तो एटॉमिक रेडियस भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ग्रुप में क्या हो रहा होता है, सबसे पहली बात तो नंबर ऑफ़ शेल बढ़ रहे होते हैं, नंबर ऑफ़ शेल बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन की तादाद भी बढ़ती चली जाती है। जब इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती चली जाएगी, ज़ाहिर सी बात है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ़ शेल होंगे, जब ज़्यादा नंबर ऑफ़ शेल होंगे तो एटम का साइज़ बढ़ जाएगा पहले से, ठीक है ना। और इंक्रीज़ इन शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट में बढ़ होती रहती है। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने बाहुबली में देखा होगा, वो एक शील्ड सी होती है, वो एक सैनिक होता है ना, जो उनसा योद्धा जो उनसा लड़ रहा होता है, उसने इस तरह से शील्ड पकड़ी होती है ताकि ना कोई नेज़ा वगैरह ना उसके छाती में ना चला जाए। वो शील्ड क्या कर रहा होता है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है थ्रू ये तीरों से। इसी तरीके से यहाँ पर जो उनसे ये इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी यही काम कर रहे होते हैं, ये भी शील्ड प्रोवाइड कर रहे होते हैं इन वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को। यानी कि ये न्यूक्लियस, ये इनर शेल, इनको हम कहते हैं, इनर शेल में मौजूद उनसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको हम कहते हैं इंटरवैनिंग इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, इंटरवैनिंग इलेक्ट्रॉन। इंटरवैनिंग इलेक्ट्रॉन की मदद से, इंटरवैनिंग इलेक्ट्रॉन जो उनसे होते हैं, ये क्या करते हैं, ये शील्ड ये क्या करते हैं, ये शील्ड प्रोवाइड करते हैं न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को, जो कि वो अट्रैक्ट कर रहा होता है ना वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को,
वो जाने नहीं दे रहे होते, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तरफ जाने नहीं दे रहे होते। ये इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन, ये शील्ड, ये ढाल प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है ना, अट्रैक्शन पहुंचने नहीं दे रहे होते। जैसे ये तीर जो सा होता है, ये आदमी को पीछे बंदा है वो रोक रहा है तीरों को, ठीक है ना, जैसे ये तीर इस बंदे को नहीं ना लग रहे, इसी तरीके से ये शील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन। इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस को की अट्रैक्शन को वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तरफ जाने नहीं दे रहे होते, जिसकी वजह से क्या होता है, इंटरवेनिंग, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट हर बार बढ़ता चला जाता है। ये देखिए यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या थी, 2 थी, यहाँ पर क्या होगी 8 9 10, यहाँ पर 10 होगी इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन की तादाद। जैसे ही इनर इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया। जैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया तो एटम का साइज़ आपको पता है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जाहिर सी बात है कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि इनर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ रही है। जैसे ही इनर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ेगी तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के लिए कम हो जाएगी। जैसे ही कम से और कम हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि एटम के अंदर मज़ीद इनर इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट कम से और कम हो गया। ओहो, यहाँ पर ज़्यादा था, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा था क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट 0 है। यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो सा शील्डिंग इफेक्ट पैदा हो रहा है वो ज़्यादा पैदा हो रहा है इससे। जैसे यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा आ जाएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट यहाँ से और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 2 है और यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, 10 है। 10 इनर इलेक्ट्रॉन की तादाद है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है शील्डिंग इफेक्ट पैदा होगा वो ज़्यादा पैदा होगा क्योंकि इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ गई है। जैसे इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ेगी तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के लिए कम हो जाएगी, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट क्यों, कैसे बढ़ेगा, हमेशा याद रखना, शील्डिंग इफेक्ट तब बढ़ेगा जब शील्डिंग इफेक्ट जो सा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनर इलेक्ट्रॉन्स के। जैसे ही इनर इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ेगी तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन की तादाद 0 है तो यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट भी 0 है। यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 है तो यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट फॉर एग्जांपल 2 है, यानी कि, और यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन की तादाद 10 है तो यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट की जो सी ताकत है, पावर है, वो बढ़ गई है। यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा पैदा हो रहा है, यहाँ पर 0 है। यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट और ज़्यादा पैदा हो क्योंकि यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई। जैसे इनर इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ेगी तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, ठीक है ना। जैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो एटम का साइज़ भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ग्रुप में ऊपर से टॉप टू बॉटम एटम का साइज़ बढ़ रहा होता है। इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ शेल, ग्रुप में कैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा होता है, इसकी 2 वजूहत है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे होते हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे होते हैं ग्रुप के अंदर, टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे होते हैं। जैसे ही नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे होते हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से इनर शेल में मौजूद उनसे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद भी बढ़ रही होती है। जैसे इनर शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ेगी तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। जैसे ही शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो समझ लेना एटम का साइज़ बढ़ेगा। जैसे ही एटम का साइज़ बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा, ठीक है ना। इनर इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं ना, तो ज़्यादा शेल्स चाहिए इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर सरवाइव करवाने के लिए। जब ज़्यादा शेल्स चाहिए तो एटम का साइज़ भी बढ़ेगा, तो एटम का साइज़ बढ़ने की वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझा के इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।